आपकी सेविंग, आपकी आरडी, आपकी एफडी और म्यूचुअल फंड में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ये चार ऐसे टर्म्स है जिनके बारे में अगर आप सही से जान लेते हो, समझ लेते हो, तो जो आपका पर्सनल फाइनेंस है वो यहाँ से इस लेवल तक पहुंच जाता है। लेकिन दिक्कत ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल को ये चीज पता ही नहीं होती है, इसके बारे में कोई नॉलेज होती नहीं है। सो डोंट वरी, आज की वीडियो उन्हीं पर्सन के लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, मेक श्योर सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर जाना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ आपकी सेविंग्स की। अब ये जो हमारी सेविंग्स होती है, या हम इसको रखते हैं अपने घर में या रखते हैं अपने बैंक अकाउंट में, यानी सेविंग अकाउंट में। हर एक पर्सन काम करता है अपने घर को चलाने के लिए, अपने ड्रीम्स, टारगेट्स और गोल्स को पूरा करने के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए। अब वो एक महीना काम करता है, एक महीने बाद उसको तनख्वाह मिलती है, उसको सैलरी मिलती है। अभी जो सैलरी मिलती है या तो उसके सैलरी अकाउंट में जाती है, या कोई कंपनी डायरेक्ट सेविंग्स में डाल देती है, या उसको कैश में दे देती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि वो सेविंग्स आपकी सैलरी अकाउंट में आ रही है। अब यहाँ पर फिर आपको दो अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे, एक सैलरी अकाउंट, दूसरा सेविंग अकाउंट। यहाँ पर मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ कि अगर आपकी जो सैलरी है वो सैलरी अकाउंट में आ रही है, तो सबसे पहले जैसे ही सैलरी है उसमें से 1-2 हजार या 3-4 हजार जितनी भी आपकी सैलरी है उसके अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक अमाउंट अपने सेविंग अकाउंट में स्विच कर लो। इससे होगा क्या, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पर जैसे ही आपने अपनी सेविंग को स्विच कर लिया, तो जो आपके पास अमाउंट बचा, रेस्ट जो आपके पास अमाउंट बचा, उससे आप अपने घर को, अपने खर्चों को चलाने की कोशिश कीजिए। लेकिन मैक्सिमम लोग सबसे पहले अपने खर्चों का भुगतान कर देते हैं और एट द एंड उनके हाथ में फिर कुछ भी नहीं बचता है। मेक श्योर कि ये सिचुएशन आपके साथ भी आती होगी, तो कमेंट करके जरूर बताएं। इसलिए इस सिचुएशन से अगर आप बचना चाहते हो तो सबसे पहले अपने सैलरी से अपनी सेविंग्स को अलग कर लो। फिर जो आपके पास अमाउंट बचा, फॉर एग्जांपल 15,000, उससे ही अपने घर को चलाने की कोशिश करो, उससे ही अपने ड्रीम्स, टारगेट्स, गोल्स को पूरा करने की कोशिश करो। और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा, फिर आपके जो अननेसेसरी एक्सपेंस है वो भी कंट्रोल जाएंगे, यानी आप अपने आप को भी कंट्रोल करेंगे और जो आपकी सेविंग्स है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और जो आपके खर्चे वो धीरे धीरे कम होते हुए चले जाएंगे। अब यहाँ पर जब हम सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं तो बैंक हमारे को 3 से 4 या 5% के आसपास रिटर्न देता है, जिससे हमारा जो पैसा है वो धीरे धीरे ग्रो होता है। अब ये जो इंटरेस्ट रेट है ये अकॉर्डिंग टू बैंक, अलग अलग बैंक्स की अलग अलग होती है। तो यहाँ बात कर ली हमने सेविंग्स की। अब बात करते हैं दूसरे लेवल पर जो है हमारी आरडी। अब जो मिडिल क्लास फैमिली के पर्सन होते हैं वो सबसे ज्यादा जो दूसरे नंबर पर चीज करते हैं वो होते हैं आरडी, यानी रिकरिंग डिपॉजिट। इसका क्या मतलब है, जैसे नाम से एकदम क्लियर है, रिकरिंग यानी हर महीने लगातार बार बार एक स्पेसिफिक अमाउंट आपको डिपॉजिट करना पड़ता है। ये जो आरडी होती है, फॉर एग्जांपल आपने 3 साल के लिए करवाई, तो आपको 3 साल तक हर महीने एक स्पेसिफिक अमाउंट देना पड़ता है। अब ये आरडी आप अपने बैंक में, अपने पोस्ट ऑफिस में या ज्वेलर के पास करवा लेते हो। अब यहाँ पर अलग अलग पर्सन अलग अलग जगह पे आरडी कराते हैं अपनी अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग। यहाँ पर वो जो गोल्स होते हैं वो चीज भी डिपेंड करती है। अगर किसी पर्सन का ये गोल है मेरे को ज्वेलरी खरीदनी है 3 साल बाद, तो वो यहाँ पर आरडी कराएगा किसी ज्वेलर के पास। अगर कोई पर्सन चाहता है मेरे को ज्यादा रिटर्न मिले या सिर्फ रिटर्न चाहिए, तो वो जा सकता है बैंक में या पोस्ट ऑफिस के पास। अब यहाँ पर ये चीज देखी गई है कि जो आरडी है वो पोस्ट ऑफिस में कराना ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट ऑफिस आपको 1 साल में मिनिमम 5 से 7% का रिटर्न देता है, जो कि कहीं ना कहीं बैंक के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। अब बात करें ज्वेलर की, तो ज्वेलर में यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट होता है वो रिटर्न का नहीं होता है, बल्कि वो ज्वेलरी का होता है। अगर किसी पर्सन ने ज्वेलरी खरीदनी है 3 साल बाद, तो वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है थ्रू आरडी। अब यहाँ अलग अलग ज्वेलर्स की अलग अलग स्कीम्स होती है, तो ये फायदा होता है कि हमारे को कम अमाउंट में अच्छा एक ज्वेलरी मिल जाती है। अब ये मिडिल क्लास फैमिली के पर्सन स्पेशली करते हैं अपने घरों में शादी के लिए, या फिर जो बेटियों की शादी होती है उनके जो कान की बालियां देनी है, गले का मंगलसूत्र वगैरह हो गया, या जो लड़के को सोने की अंगूठी पहनाई जाती है उसके लिए सारी चीजें करते हैं। तो यहाँ पर मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ में आरडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो नेक्स्ट यहाँ पर अब बात करते हैं हम अपनी तीसरे टर्म की, जो कि है फिक्स डिपॉजिट। नाम से ही क्लियर है एकदम, फिक्स डिपॉजिट यानी आपका जो पैसा है वो आपने एक स्पेसिफिक टाइम के लिए फिक्स कर दिया। यहाँ पर जो मैक्सिमम लोग हैं, मैंने जहां तक देखा है, वो फिक्स डिपॉजिट बैंक्स में ज्यादा कराते हैं एज कम्पेयर टू पोस्ट ऑफिस। लेकिन मैक्सिमम लोग पोस्ट ऑफिस में भी कराते हैं। जहां तक मैंने देखा है वो होता है फिक्स डिपॉजिट हमारा बैंक में। अब फिक्स डिपॉजिट एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड, फॉर एग्जांपल 5 साल, आपने 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअल जो होगी वो 6%, यानी यहाँ पर आपने 50,000 रुपए 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया और हर साल आपको 6% का रिटर्न मिलेगा। इस हिसाब से आपको 5 साल बाद टोटल 50,000 पर
सिर्फ 30% का रिटर्न मिलेगा। अब 5 साल बाद आप चाहे तो उस 50,000 प्लस जो इंटरेस्ट मिला उसको निकाल सकते हैं या उसी को रिन्यू करके उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और इंटरेस्ट आपको फिर वहां मिलता जाता है। तो जब वो मैच्योर हो जाती है तो चॉइस इज योर्स कि आपने उसको निकलवाना है या उसको आगे फर्दर कैरी करना है। सो ये बात हो गई फिक्स डिपॉजिट की, और यही सेम कॉन्सेप्ट होता है हमारा पोस्ट ऑफिस में भी। पोस्ट ऑफिस में भी आप एक स्पेसिफिक अमाउंट एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हो जहां पर आपको रिटर्न मिलता है। अब ये जो रिटर्न मिलता है ये डिपेंड करता है इस चीज पर आप कितनी जल्दी स्टार्ट कर रहे हो, आप कितने लॉन्ग टर्म यानी टाइम पीरियड क्या है, और तीसरा इंपॉर्टेंट आपकी कैटेगरी क्या है। आप यंग है, आप मिडिल एज है, आप एक फीमेल है या आप सीनियर सिटीजन है। ये तो आपको पता ही है कि अकॉर्डिंग टू कैटेगरी आपको रिटर्न मिलता है। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको 6 से 8% का भी रिटर्न मिल सकता है। वहीं अगर आप एक यंग बॉय है 25-26 साल के हैं तो आपको 5% का रिटर्न भी मिल सकता है। लेकिन एफडी में भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। और अगेन एफडी मिडिल क्लास फैमिली के लोगों की लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि वो इसी के थ्रू थोड़ा थोड़ा करके अपने सपनों को पूरा करने के लिए पैसे जमा करते हैं। सो यहाँ पर हमने 3 टर्म्स को कवर कर लिया। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स सबसे पहले बता देता हूँ कि इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा रिटर्न आपको देते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स में आप 2 तरीके से पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एक एसआईपी के थ्रू, दूसरा लमसम अमाउंट। अब मैं आपको बता दूं जो एसआईपी और लमसम है इसका जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल सेम है आरडी और एफडी की तरह। लेकिन हाउ, ध्यान से सुनना इस चीज को। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आप हर महीने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट इन्वेस्ट करते हो। अब ध्यान डालिए आरडी पर। आरडी में भी आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हर महीने एक स्पेसिफिक अमाउंट देते हो। वहीं बात करें लमसम या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की, तो लमसम में आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए एक ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करते हो और यही कॉन्सेप्ट लागू होता है हमारा एफडी पर। एफडी अगर आप बैंक में करवाते हो तो वहां पर आप 5 साल के लिए 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो। ठीक वैसे ही आप म्यूचुअल फंड्स में अगर आप 5 साल के लिए 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल सेम है। सो इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम लोग इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर जो टर्म्स है एसआईपी और लमसम ये चेंज है। लेकिन आप इसको सिंपल कीजिए जस्ट लाइक आपका आरडी और एफडी है क्योंकि कॉन्सेप्ट एकदम सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि आरडी एफडी आप पोस्ट ऑफिस या बैंक में करवाते हो, लेकिन जो आपकी एसआईपी या लमसम अमाउंट है वो आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। अब म्यूचुअल फंड्स में आप पैसा लगाते हो लेकिन जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो आपके पैसे को मैनेज करके आगे डिसाइड करते हैं कि आपका पैसा लगेगा कहाँ, स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप कंपनीज में। तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं फिर रिटर्न ज्यादा मिल जाता है। तो ये थी छोटी सी 4 टर्म्स जिसको अब आप मेक श्योर की समझ गए होंगे। अब अगर आपको इससे भी ऊपर जाना है तो फिर आप शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसीज में जा सकते हो, लेकिन वो फिर बात की बात है। अभी आपको ये 4 चीजें समझनी जरूरी है। सो अगर मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैं बीते 1.5 साल से म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं और मेरे को बीते 1.5 साल में ऑन एन एवरेज 38% का रिटर्न मिला, जो कि शायद मेरे को पोस्ट ऑफिस या बैंक में अगर मैं आरडी और एफडी कराता तो भी नहीं मिलता। अगर यहाँ पर बैंक में हम बात करें सिर्फ एफडी की, अगर मेरे को यहाँ पर 5% का रिटर्न मिलता तो भी मेरे को 1 साल में सिर्फ 5% का रिटर्न मिलता और वहां पर मेरे को 1 साल में 35% का रिटर्न मिल गया। तो यानी जो पैसा मेरा एफडी में 5 साल बाद ग्रो होना था, 6 साल बाद ग्रो होना था, वो एसआईपी के थ्रू 1 साल में ही ग्रो हो गया। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कितना ज्यादा ह्यूज है। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं ये चीज मैंने अपने रिस्क पे किया था, मैंने पहले इसको सीखा था, लर्न किया था, एक्सपीरियंस मैंने यहाँ गेन किया था, तब जाके मैं इस लेवल तक पहुंचा हूँ। ये नहीं कि आ जाए और कल ही आपको रिटर्न मिल जाएगा। इसलिए पहले नॉलेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बेसिक से उठा के टॉप लेवल तक ले जाऊंगा क्योंकि मैंने खुद बेसिक से स्टार्ट किया है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर किसी और टॉपिक पर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, वीडियो आ जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करके हर एक मिडिल क्लास फैमिली के पर्सन तक पहुंचा दीजिए ताकि उनको ये चीज पता चल सके कि वो छोटे छोटे अमाउंट को इन्वेस्ट करके किस लेवल तक पहुंच सकते हैं। फिलहाल थैंक यू सो मच।